हेलो बच्चों, कैसे हो? गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो कक्षा 12 भौतिकी का आज दूसरा चैप्टर स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता लेकर मैं के शुक्ला आपके सामने एक बार पुनः उपस्थित हूं। तो आइए देखते हैं, आज का एक नया चैप्टर है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। चैप्टर लेते हैं स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। स्थिर वैद्युत विभव, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो ये चैप्टर है, हमारा नया चैप्टर है। तो सबसे पहले आपको बताएंगे कि ये वैद्युत विभव क्या होता है। तो पहली परिभाषा वैद्युत विभव की है, लेकिन उसमें भी वैद्युत विभव समझने से पहले आपको समझना होगा वैद्युत विभवांतर। वैद्युत विभवांतर इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो देखिए पोटेंशियल क्या है, थोड़ा सा पोटेंशियल की अगर हम बात करें तो आप लोगों ने आम जो बातचीत हम लोग करते हैं उसमें कभी आपने सुना होगा ये वर्ड कि पोटेंशियल, कि अरे भाई आपके अंदर बड़ा ज्यादा पोटेंशियल है। तो बड़ा पोटेंशियल होने से तात्पर्य यह है कि कहने का मतलब है कि आपके अंदर कार्य करने की क्षमता बहुत अधिक है। तो पोटेंशियल ज्यादा होना मतलब कार्य अधिक करना। किसी के अंदर अगर ज्यादा पोटेंशियल है तो इसका मतलब है कि वो बिना थके हुए बहुत अधिक कार्य कर सकता है। तो पोटेंशियल यहाँ पे जो हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ रहे हैं ये भी एक प्रकार से कार्य से ही संबंधित है। बिल्कुल जैसे कार्य, अगर कार्य पोटेंशियल से संबंधित है तो पोटेंशियल भी कार्य से संबंधित होगा। तो आइए पहली परिभाषा लेते हैं वैद्युत विभवांतर। हमने ये माना कि अगर यहाँ पर कोई एक बिंदु आवेश है, स्रोत आवेश हमने ले लिया है, ओ पर रखा है। ये आवेश एक अपने आसपास एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर देता है, ठीक है। अब इस वैद्युत क्षेत्र में अगर हम सपोज कर लेते हैं कि एक ये दूसरा बिंदु है, क्षेत्र के भीतर है, बिंदु बी है, इस पर अपने एक परीक्षण आवेश रख दिया क्यू नॉट। क्यू नॉट एक परीक्षण आवेश है, पता है इसका परिमाण बहुत सूक्ष्म होता है, अर्थात इसका खुद का वैद्युत क्षेत्र नेग्लेजिबल होता है, नगण्य होता है, अपना वैद्युत क्षेत्र नहीं उत्पन्न कर सकता है। रीजन वही है कि ये इसका परिमाण बहुत कम होता है और ये हमेशा पॉजिटिव होता है, डिस्चार्ज हमेशा पॉजिटिव लिया जाता है। तो ये परीक्षण आवेश पर ये जो धनावेश है वैद्युत क्षेत्र में, ये इस दिशा में एक वैद्युत बल लगाएगा। तो वैद्युत बल जो है वो प्रतिकर्षण बल होगा, क्योंकि दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं। अब अगर एक इस पर बाह्य बल लगाया जाए, ध्यान दीजिएगा, बाह्य बल जो एक्सटर्नल फोर्स है, किसी एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा लगाया जाएगा, तो इस दिशा में हमने एक बाह्य बल लगा दिया। ये वैद्युत बल कार्य कर रहा है, एफ ई इलेक्ट्रिक फोर्स है, और ये एक्सटर्नल फोर्स है, एफ एक्सटर्नल कह दिया। तो ये एफ एक्सटर्नल आप देख रहे हैं कि बाह्य बल, वैद्युत बल के विपरीत दिशा में इस पर एक हमने बाह्य बल आरोपित किया और उसी परिमाण का हमने किया, दोनों का परिमाण समान है। तो इस आवेश पर नेट बल 0 हो जाएगा। तो अगर इस आवेश को बिंदु बी से ए, ये वैद्युत क्षेत्र में ही बिंदु बी से ए तक एक्सटर्नल फोर्स द्वारा, जो बाह्य बल हमने आरोपित किया है, इसके द्वारा अगर बिंदु बी से ए तक परीक्षण आवेश को लाने में किया गया कार्य, ये अगर हमें WBA पता हो, WBA, लेकिन ध्यान रखिएगा ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स है ये BA किया गया कार्य है ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स, बाह्य बल द्वारा या एक्सटर्नल एजेंट द्वारा किया गया कार्य। तो परीक्षण आवेश को बिंदु B से A तक लाने में किया गया कार्य और परीक्षण आवेश के अनुपात को बिंदुओं AB के बीच वैद्युत विभवांतर कहते हैं, ये VA माइनस VB। अब आप इस तरह भी समझ सकते हैं, आप ये कहेंगे VA माइनस VB कैसे कर दिया है। तो भाई अगर आप B से A पर आते हैं तो A अंतिम है, B प्रारंभिक था, तो अंतिम माइनस प्रारंभिक होता है, तो B से A तक किया गया कार्य होगा, लेकिन जो विभवांतर होगा वो VA माइनस VB होगा, अंतिम माइनस प्रारंभिक। तो अंतिम बिंदु A है,
प्रारंभिक बिंदु बी है, तो इसलिए ए का विभव बी से ज्यादा होगा, तो ये वैद्युत विभवांतर है। तो वैद्युत विभवांतर का फॉर्मूला आ गया कार्य बटे आवेश। परिभाषा किस तरह आप दे सकते हैं? परिभाषा आप इस तरह कह सकते हो कि वैद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य। वैद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किसी बाह्य बल द्वारा किए गए कार्य, एक्सटर्नल एजेंसी द्वारा किए गए कार्य तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को उन बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर कहते हैं। उन बिंदुओं के बीच इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। तो आइए परिभाषा इसकी समझ ली जाए क्या है। परिभाषा इस तरह आप देंगे कि वैद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए बाह्य बल द्वारा, ये ध्यान दीजिएगा यहाँ पे बाह्य बल, एक्सटर्नल जो फोर्स है बाह्य बल द्वारा जाने में किए गए बाह्य बल द्वारा कार्य तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को उन बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर कहते हैं। उन बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर कहते हैं। ये आपका इन्वर्टेड कॉमा में बंद कर दिया। एक बार फिर देखिए परिभाषा क्या है। वैद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए बाह्य बल द्वारा कार्य, जो एक्सटर्नल एजेंट द्वारा किया गया कार्य है, एक्सटर्नल फोर्स जो इस पे लगाया है उसके द्वारा हमें किया गया कार्य इसमें समझना है। यहाँ पे किए गए बाह्य बल द्वारा कार्य तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को उन बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर कहते हैं। मोटा मोटा अगर देखा जाए तो विभवांतर कार्य बटे आवेश है। ये कार्य बटे आवेश है, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दिया। ये परिभाषा समझ गए। परिभाषा बहुत सिंपल है। वैद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए बाह्य बल द्वारा कार्य तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को उन बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर कहते हैं। ठीक है, चलिए तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? विभवांतर का मात्रक निकालेंगे तो कार्य बटे आवेश है, परीक्षण आवेश है, इसका मात्रक जूल होता है, कार्य इसका मात्रक कूलाम होता है, जूल प्रति कूलाम को वोल्ट कहते हैं। ठीक है, चलिए अभी विभव भी यहां देख लेते हैं। इसके बाद फिर आपको दोनों का मात्रक चूंकि एक ही होता है, एक ही विमीय सूत्र होता है, तो विभव भी बता देते हैं, तब फिर मात्रक और विमीय सूत्र निकाल के आपको बताते हैं। अब देखिए विभव विभवांतर आपको समझ आ गया कि वैद्युत क्षेत्र में कोई दो बिंदु हैं, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक परीक्षण आवेश को ले जाने में किया गया कार्य और परीक्षण आवेश का अनुपात, ये विभवांतर कहलाता है उन बिंदुओं के बीच। अब अगर विभव आपको निकालना है तो देखिए विभव वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर अगर आप विभव निकालते हो तो विभव एक सिंगल पॉइंट होगा जिसपे विभव आप निकालेंगे, जबकि यहां पर आप दे रहे हैं 2 पॉइंट है। तो अब आपको काम ये करना पड़ेगा कि इसमें दो जो बिंदु हैं इसमें किसी एक बिंदु को आपको, इन दो बिंदुओं में से किसी एक बिंदु को आपको यह मानना पड़ेगा, रेफरेंस पॉइंट लेना पड़ेगा, एक निर्देश बिंदु लेना पड़ेगा। और निर्देश बिंदु के लिए हम अगर ये मान लें कि इसमें से किसी एक बिंदु को अनंत पर अगर हम रख दें तो ये माना जाता है कि अनंत पर वैद्युत विभव शून्य होता है। ये पूरी तरह से assumption है, इस बात को अच्छी तरह से समझ लीजिएगा कि ये माना जाता है कि अनंत पर वैद्युत विभव शून्य होता है। रीजन ये है कि अनंत पर कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं है, कोई कार्य नहीं, तो इसलिए विभव भी शून्य है। तो एक रेफरेंस पॉइंट इन्फिनिटी पर आपको लेना होगा। तो जब एक रेफरेंस पॉइंट आप इन्फिनिटी पे ले लेंगे
तो फिर उस स्थिति में विभव परिभाषित हो जाएगा, उस स्थिति में विभव परिभाषित हो जाएगा। तो देखिए फॉर्मूला यही रखते हैं, फॉर्मूला यही है, इसी फॉर्मूले से आपको विभव बता देते हैं। तो अगर हम ये मान लें कि यदि बिंदु बी जो है, यदि बिंदु बी को ही हमने अनंत पर ले लिया है, यदि बिंदु बी अनंत पर स्थित हो, अनंत पर स्थित हो, यानी बी को आपने यहां से उठाया, और फिजिक्स का इंफिनिटी भी आपको पता है, फिजिक्स का इंफिनिटी मैथ्स वाली इंफिनिटी की तरह नहीं है, फिजिक्स का इंफिनिटी पास होता है। तो आपने इस बी को यहां से उठा करके अनंत पे पहुंचा दिया। अनंत मतलब एक ऐसा कह लीजिए बिंदु जहां पर इस धनावेश जो क्यू लिया था हमने, इसका वैद्युत क्षेत्र ना हो, तो बस वही अनंत है। तो अगर अनंत पर हमने कर दिया, यदि बिंदु बी अनंत पर स्थित हो, तो बस बी की जगह आप अनंत रख दीजिए। समीकरण 1 में जरा आप रखिए, समीकरण 1 से तो ये हो जाएगा आपका वी ए माइनस वी इन्फिनिटी, और ये हो जाएगा आपका डब्ल्यू इनफाइनाइट ए अपॉन क्यू नॉट। ये फॉर्मूला हो गया। अब क्या बताया हमने, हमने ये माना है कि अनंत पर जो विभव होता है वो शून्य होता है, तो ये 0 हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला आपको मिल जाएगा वी ए इक्वल टू डब्ल्यू इनफाइनाइट ए अपॉन क्यू नॉट। तो इससे अब आप विभव को परिभाषित कर सकते हैं। ये इसको इक्वेशन नंबर 2 कह दिया। ये विभव है, वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु ए पर विभव का सूत्र है। डब्ल्यू इनफाइनाइट ए क्या है, किसी परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर, फिर ध्यान दीजिएगा किसी बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य, बाह्य बल के द्वारा आप अनंत से ए के भीतर ला रहे हैं, तो बाह्य बल द्वारा किए गए कार्य तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहते हैं। तो वैद्युत विभव की परिभाषा एक बार फिर सुन लीजिए क्या है। किसी परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र में अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहते हैं। अब वैद्युत क्षेत्र में कोई भी बिंदु हो सकता है, एक्सेप्ट एक, जरूरी नहीं कि ए ही हो, कोई दूसरा बिंदु मान लिया पी है, तो अगर पी पर आपको विभव बताना होगा तो फॉर्मूला ये हो जाएगा, ध्यान दीजिए समीकरण नंबर 2 से वीपी इज इक्वल टू हो जाएगा डब्ल्यू इनफाइनाइट पी अपॉन क्यू नॉट, ये हो जाएगा। तब फिर आपको अनंत से परीक्षण आवेश को बिंदु पी तक लाने में किया गया कार्य चाहिए और परीक्षण आवेश का अनुपात चाहिए, तो इससे बिंदु पी पर विभव आपको मिल जाएगा। तो आप किसी भी बिंदु पर विभव निकाल सकते हो, ठीक है। तो आइए इसकी परिभाषा लिख लेते हैं। वैद्युत विभव किसे कहेंगे, वैद्युत विभव की हम परिभाषा दे देते हैं। ये इक्वेशन नंबर 2 है, थोड़ा सा आप इक्वेशन नंबर 2 से लेफ्ट में आइए इधर। अगर ये मान ले यहाँ पर कि यदि क्यू नॉट इज इक्वल टू 1 कर दें, 1 कर दें, तो वी इज इक्वल टू आपका ये हो जाएगा डब्ल्यू इनफाइनाइट ए। तो एक इस तरह भी परिभाषा आप दे सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र में किसी एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक, अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहते हैं। तो ये परिभाषा भी आप दे सकते हो। एकांक आवेश, परीक्षण आवेश को आपने एकांक कर दिया, तो यदि क्यू नॉट इज इक्वल टू 1 तो वी इज इक्वल टू डब्ल्यू इनफाइनाइट ए। ये हमने समीकरण नंबर 2 से किया है। तो समीकरण 2 को आपको, समीकरण 2 से ही ये परिभाषा आपको बना देनी है। तो आइए विभव की परिभाषा दे देते हैं। वैद्युत विभव क्या होगा, देखिए वैद्युत विभव, इसको हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस हट जाएगा, बस ये आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया। तो वैद्युत विभव की परिभाषा देख लीजिए। विभव और विभवांतर में अंतर बहुत मोटा मोटा समझ लीजिए आप। विभवांतर का मतलब वैद्युत क्षेत्र में ही वो 2 बिंदु होंगे जिनके बीच विभवांतर बताना है, और विभव में भी 2 बिंदु हैं, लेकिन एक बिंदु आपका अनंत पर है। एक बिंदु को हमने रेफरेंस पॉइंट मान लिया है, वो इन्फिनिटी पे है। तो रेफरेंस पॉइंट इन्फिनिटी पे ले लिया है तो वहां पे विभव 0 होता है। तो विभव और विभवांतर में बस अंतर केवल इतना ही है कि विभवांतर में 2 बिंदु वैद्युत क्षेत्र में ही है, जबकि विभव में एक बिंदु वैद्युत क्षेत्र में है और दूसरा बिंदु आपका इन्फिनिटी पर है। तो आइए वैद्युत विभव की परिभाषा यहां से ले लेते हैं। वैद्युत विभव हो जाएगा कि ये परिभाषा हो जाएगी, एकांक धन परीक्षण आवेश को चाहे अनंत से एकांक धन परीक्षण आवेश को, पहले ही लिख देते हैं, अनंत से एकांक धन परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर, वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु
अब वो बिंदु ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है, डी हो सकता है, कोई भी बिंदु वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में कृत कार्य, ये ध्यान रखिएगा, ये कृत कार्य बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य है। बिंदु तक लाने में कृत कार्य तथा कृत कार्य, परिभाषा फिर से देखिए, अनंत से एकांक धन परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में कृत कार्य या किए गए कार्य को उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहते हैं। वैद्युत विभव कहते हैं। ये परिभाषा हो जाएगी वैद्युत विभव। फिर से देख लीजिए एक बार परिभाषा। अनंत से एकांक धन परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को, जब एकांक कर दिया आवेश को हमने, इस आवेश को हमने एक मान लिया है, इसको एक मान लिया है, तो विभव और कार्य बराबर है। तो अनंत से एकांक धन परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। अब कक्षा 11 का अगर आपको थोड़ा सा याद हो तो एक और हमने पोटेंशियल पढ़ा था जिसको हमने गुरुत्वीय विभव कहा था, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। यही सेम परिभाषा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की भी थी, बस वहां पर जहां एकांक परीक्षण आवेश है वहां एकांक द्रव्यमान कह दिया था आपने। ये जो धन परीक्षण आवेश है इसकी जगह एकांक द्रव्यमान कर दीजिए, और जहां वैद्युत है अगर वहां गुरुत्वीय कर दें तो बिल्कुल सेम परिभाषा आपकी गुरुत्वीय विभव की परिभाषा हो जाएगी। 3 जगह आपको बदलना है, इस वैद्युत को गुरुत्वीय कर देना है और इस वैद्युत को गुरुत्वीय कर देना है। तो देखिए एकांक तो रहेगा ही, एकांक यहां भी है, धन परीक्षण आवेश की जगह पे द्रव्यमान कर देना है, बस ये 3 चीजें आप बदल दीजिए। अनंत से एकांक द्रव्यमान को गुरुत्वीय क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को उस बिंदु पर गुरुत्वीय विभव कहते हैं। तो वैद्युत रिप्लेस कर दीजिए गुरुत्वीय से, धन परीक्षण को रिप्लेस कर दीजिए द्रव्यमान से। तो सेम परिभाषा कक्षा 11 में सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण चैप्टर में आपने गुरुत्वीय विभव पढ़ा था, और उस समय पढ़ाते समय मैंने ये बताया भी था आपको कि अभी इसी का भाई कक्षा 12 में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के नाम से मिलेगा हम लोगों को, वैद्युत विभव के नाम से, बिल्कुल वही सेम है, कोई अंतर नहीं है, सेम है, इवन फॉर्मूले भी सिमिलर होते हैं बिल्कुल। तो ये वैद्युत विभव की परिभाषा हो गई। वैद्युत विभव की परिभाषा समझ गए होंगे, बहुत ही सिंपल परिभाषा है। अनंत से एकांक धन परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहते हैं। इसका फॉर्मूला ये हो जाएगा VA = W ∞A अपॉन Q0। इसी फॉर्मूले से ही हमने परिभाषा निकाला है, ये हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 2 हमने माना था। चलिए इसका मात्रक बता देते हैं। चलिए उसके भी पहले एक चीज देखिए। अब देखिए ये कार्य जो है ये अदिश राशि है। अगर ये देखा जाए कि विभव कैसी राशि है तो सबसे पहला पॉइंट आपको यहाँ पे एक पॉइंट मिलता है कि देखिए कार्य अदिश है, आवेश भी अदिश है, अदिश बटे अदिश, तो विभव अदिश राशि होती है। विभव अदिश राशि, अदिश मतलब स्केलर, ये अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है। इसको जोड़ना घटाना इसका बड़ा सिंपल रहेगा। अदिश राशियों का जोड़ना घटाना ऐसे सामान्य जोड़ है, बीजगणितीय योग लेना होता है। दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरा पॉइंट है कि इसका मात्रक बता दीजिए। विभव का या विभवांतर का एक ही मात्रक होता है, मात्रक निकालेंगे। तो इसका देखिए मात्रक, ये कार्य का मात्रक हो जाएगा जूल, SI में जूल, और नीचे आवेश का मात्रक कूलाम, तो इसका मात्रक हो जाएगा जूल प्रति कूलाम। ये विभव का मात्रक है, ये जूल है ऊपर, नीचे कूलाम है, तो जूल प्रति कूलाम। तो विभव का मात्रक जूल प्रति कूलाम होता है, और आप इसे वोल्ट कहते हैं, इसे वोल्ट कहते हैं, वोल्ट कहते हैं, इसे वोल्ट कहते हैं। तो अगर 1 वोल्ट = आप निकालना चाहोगे तो ये = हो जाएगा 1 जूल अपॉन 1 कूलाम। ठीक है, 1 वोल्ट = 1 जूल अपॉन 1 कूलाम।
तो अगर किसी बिंदु पर आपको विभव 1 वोल्ट परिभाषित करना हो तो आप परिभाषित कर सकते हैं, विभव भी 1 वोल्ट। क्या बताएंगे? यदि अनंत से किसी एक कूलाम आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य 1 जूल हो तो उस बिंदु पर विभव 1 वोल्ट होगा। और विभवांतर अगर 1 वोल्ट चाहें तो वो भी बता सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र में किसी एक कूलाम आवेश को किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य 1 जूल हो तो उन बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट होगा। तो दोनों आप विभवांतर के हिसाब से भी और विभव के हिसाब से भी आप वोल्ट को परिभाषित कर सकते हैं। तो 2 महत्वपूर्ण पॉइंट हो गए। विभव अदिश राशि है, विभव का मात्रक जूल प्रति कूलाम होता है। ठीक है, आइए इसका एसआई में हमने यूनिट देख लिया है, जूल प्रति कूलाम, इसी को वोल्ट कहते हैं। सीजीएस पद्धति में भी इसका मात्रक अगर आप निकालना चाहें तो सीजीएस पद्धति में भी निकाल सकते हैं। तो आइए सीजीएस पद्धति में भी इसका मात्रक देख लेते हैं। अब देखिए 1 वोल्ट इज इक्वल टू ये है 1 जूल अपॉन 1 कूलाम। अब 1 जूल को हमने सीजीएस पद्धति में पढ़ा है 10⁻7 अर्ग होता है, और 1 कूलाम जो है वो होता है आपका 3 × 10⁹ स्टेट कूलाम। ये आपको बताया था जब पहला चैप्टर पढ़ा गया था, वहां आवेश का मात्रक बताया था, स्टेट कूलाम होता है सीजीएस पद्धति में। तो ये 7 पावर ये 9 खत्म कर लीजिए, यहाँ पावर 2 बचेगा, और अर्ग अपॉन स्टेट कूलाम, इसको आप 1/300, और इसको स्टेट वोल्ट कहते हैं, स्टेट वोल्ट। तो 1 वोल्ट जो होता है आपका, ये तो एसआई में मात्रक है विभवांतर का या विभव का, और ये स्टेट वोल्ट जो है वो आपका सीजीएस पद्धति में मात्रक होता है विभव का या विभवांतर का। तो ये फॉर्मूला आ गया, 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1/300 स्टेट वोल्ट। ठीक है, तो यहां से अगर आप देखें तो वोल्ट जो है वो स्टेट वोल्ट से छोटा है, यानी स्टेट वोल्ट जो है वो बड़ा होता है। तो ये रिलेशन है एसआई और सीजीएस सिस्टम में। तो विभव का मात्रक आपने स्टेट वोल्ट देख लिया सीजीएस सिस्टम में। इसके बाद आइए तीसरी चीज आपको और निकाल के बताते हैं। विभव अदिश राशि हो गई, विभव का मात्रक वोल्ट हो गया जूल प्रति कूलाम। तीसरा, अगर आप विभव या विभवांतर का विमीय सूत्र बताते हैं, विमीय सूत्र, तो आइए डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल लिया जाए। फॉर्मूला होता है V = W/Q, Q0 कर लीजिए। W कार्य है, कार्य का विमीय सूत्र याद होगा, mL2T-2 होता है। नहीं याद है तो बल गुणे विस्थापन से निकाल लीजिए। आवेश का विमीय सूत्र AT होता है, ऊपर लेंगे इसको तो ये आ जाएगा आपका mL2T-3A-1। एक T आपका और ऊपर माइनस में हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा -1 हो जाएगा, -2 पहले से है। तो ये विभव का विमीय सूत्र है, mL2T-3A-1, mL2T-3A-1। विभव की विमाएं द्रव्यमान में 1, लंबाई में 2, समय में -3 और विद्युत धारा में -1 है। ठीक है, तो ये आपका विमीय सूत्र हो गया विभव का, विभवांतर का, दोनों का एक ही विमीय सूत्र है। अदिश राशि है, ये बताया आपको विभव अदिश राशि है, सिंपली आपको जोड़ लेना है नॉर्मल तरीके से। दूसरा आपको बताया कि इसका मात्रक जूल प्रति कूलाम या वोल्ट होता है, सीजीएस पद्धति में स्टेट वोल्ट होता है, और ये इसका विमीय सूत्र हो गया। तीसरा पॉइंट हो गया। आइए इसके बाद देखते हैं, जैसा कि भी एक ही चित्र बनाया था आपका, यहाँ ये +Q आवेश बताया था, इसमें हमने 2 बिंदु लिए थे A और B। तो आपको ये बताया था कि जब बिंदु B से A पर आते हैं तो A पर विभव B से ज्यादा होगा। अगर A के पहले यहाँ एक और कोई बिंदु ले लिया जाए तो इस पर A से भी ज्यादा विभव होगा। तो आप देखिए, तो इस धनावेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र होता है वो हमेशा इस तरह बाहर की ओर होता है। इस प्रकार वैद्युत क्षेत्र हमेशा बाहर की ओर होगा। याद होगा आपको, वैद्युत क्षेत्र की दिशा निकालने के लिए +1 कूलाम आवेश रखते हैं तो उससे दिशा वैद्युत क्षेत्र की धनावेश के कारण बाहर हो जाएगी। तो अगर ये बिंदु मान लिया यहाँ पर B है, इस बिंदु को हमने यहाँ पे A कर दिया, तो आप ये कह सकते हो
कि बिंदु बी पर विभव कम है, ए पर ज्यादा विभव है। अगर इसको कोई और पॉइंट ले लेते हैं, मान लिया डी पॉइंट कर लेते हैं, तो डी पर विभव और ज्यादा है। कुछ इस तरह का है, डी पर विभव सबसे ज्यादा है, ए पर कम है और बी पर सबसे कम है। अगर ये तीन पॉइंट्स हम दिखा रहे हैं तो क्षेत्र में, तो आप ये कह सकते हो कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में अगर आप देखें तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी बढ़ने पर विभव हमेशा घटता है। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बड़ा एक इंपॉर्टेंट टर्म है। इसको अभी वैसे हम सिद्ध करेंगे आगे, आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव प्रवणता में संबंध बताएंगे, तो वहां पर भी इस बात को हम लोग स्पष्ट रूप से समझेंगे कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी बढ़ने के साथ विभव घटता है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, इसको भी आप एक पॉइंट बना करके नोट कर सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी बढ़ने पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी बढ़ने पर विभव घटता है, यानी विभव कम होता जाता है। किसी भी वैद्युत क्षेत्र की बात करेंगे, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे क्षेत्र की दिशा में, आप देखेंगे विभव लगातार गिरता जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे अगर 10 वोल्ट है तो यहाँ पर आपका कम होगा, 8 वोल्ट हो सकता है, 6 हो सकता है, 5 हो सकता है, 3 हो सकता है, 2 हो सकता है। इस तरह लगातार विभव कम होता जाएगा। तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी बढ़ने पर विभव घटता है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। न्यूमेरिकल्स में इसका यूज हम लोग करते हैं, ठीक है। आइए इसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, जो बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हमें मिलने वाला है, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव। अगला जो हमारा फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले को थोड़ा सा समझे। क्या है, हमने किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र पढ़ा था। आपको याद होगा क्यू आवेश से आर दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला पढ़ा था, E = KQ/R², जहां पर K की वैल्यू थी 1/4πε0 वायु में। तो फॉर्मूला हो गया था E = 1/4πε0 Q/R²। तो ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र था। आज हमको किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव पढ़ना है। तो हेडिंग है हमारी, किसी बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश Q ले लिया, स्मॉल q, कैपिटल Q, कुछ भी कर सकते हैं आप, प्लस ले सकते हैं, माइनस ले सकते हैं, अभी हम प्लस लेके दिखाएंगे आपको। किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव, ये हमारी हेडिंग है। बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, इस चैप्टर का बड़ा ही यूजफुल फॉर्मूला है। ये हेडिंग है, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव। क्या बताना है, क्या दिया है आपको, समझिए जरा। ये एक बिंदु O है, मान लेते हैं यहाँ पर, ये O ले लिया है, यहाँ पर एक प्लस Q आवेश रखा है। ये जब भी इस तरह का कोई आवेश रखा जाए तो आप इसे स्रोत आवेश समझें। स्रोत आवेश का मतलब है कि इसने आसपास वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर दिया है, इसने वैद्युत क्षेत्र बना दिया है, ठीक है। आपको काम ये करना है कि इस वैद्युत क्षेत्र में यहां से R दूरी पर एक बिंदु ले लीजिए P, इसी बिंदु P पर आपको वैद्युत विभव बताना है, ठीक है। इसी बिंदु P पर आपको वैद्युत विभव बताना है, यानी आवेश से R दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत विभव बताना है। R दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता नहीं, तीव्रता तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। R दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पे निकाला था 1/4πε0 Q/R², तो वो नहीं बताना है, अब विभव बताना है, ठीक है। तो देखिए विभव क्या होगा, विभव होगा कि अगर जैसे यहाँ पे और आगे हम निकल जाएं, ये डॉट 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 करके इंफिनिटी पे पहुंच गए, अगर हम किसी परीक्षण आवेश को अनंत पर रख दें, सपोज कर लीजिए अनंत पर रखा है जाकर के, और फिर उस अनंत से परीक्षण आवेश को बिंदु P तक लाने में किए गए कार्य और परीक्षण आवेश के अनुपात को ही बिंदु P पर विभव बताना है। बिंदु P पर विभव पता चल जाएगा। अगर अनंत से बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य आप निकाल लो और परीक्षण आवेश पता रहेगा, तो बस उस कार्य में परीक्षण आवेश से भाग दे दो, तो विभव आ जाएगा बिंदु P पर। तो अनंत से बिंदु P तक किसी परीक्षण आवेश को लाने में किया गया कार्य कैसे निकालेंगे, ये महत्वपूर्ण है। बस यही कार्य निकालना है। हमारा मेन जो यहाँ पर एम है वो है अनंत से P तक परीक्षण आवेश को लाने में किया गया कार्य, बस ये हमें निकालना है, W ∞P।
परीक्षण आवेश को अनंत से बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य, ये निकालना है। बस ये कार्य निकाल लेंगे, परीक्षण आवेश से भाग देंगे, P पर विभव आ जाएगा। तो देखिए इसके लिए फिर हमें क्या करना होता है, हमने ये मान लिया कि इस स्रोत आवेश से x दूरी पर, ये x दूरी पर एक बिंदु हमने ले लिया है, ये इसको हमने B कह दिया है, यहां पर एक परीक्षण आवेश रख दिया है। तो आपको पता है कि अगर ये स्रोत आवेश है, इस स्रोत आवेश से हमने x दूरी पर एक परीक्षण आवेश Q0 रखा है बिंदु B पर, तो इस पर एक वैद्युत बल कार्य करेगा कूलाम के नियम से। ठीक है, कूलाम के नियम से वैद्युत बल कार्य करेगा। तो ये कूलाम के नियम से वैद्युत बल की दिशा होगी वो इस दिशा में होगी, और ये बल आप बता सकते हैं, दो आवेशों के बीच लगने वाला बल हम लोगों ने पढ़ा है 1/4πε0 Q1 Q2/r²। तो बस आ जाइए यहाँ पे, शॉर्ट में इसकी थ्योरी को शॉर्ट में लिखते हैं, जो मेन टर्म्स हैं हमारे वो उनको यहाँ पे हम आपको प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे कि प्लस क्यू आवेश से, ये स्रोत आवेश है प्लस क्यू से स्मॉल एक्स दूरी पर रखे परीक्षण आवेश, ये निकालना रहेगा हमें परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाला कूलामी बल, कुछ भी आप कह सकते हैं। ठीक है, बल बता दीजिए कितना होगा। ये बल हो जाएगा आपका F = 1/4πε0। वायु में रखा है हमने, शुरुआती ले लिया है कि वायु में है, एक आवेश Q है, दूसरा Q0 है, और अपॉन x²। ध्यान दीजिएगा इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी x है। तो ये वैद्युत बल कार्य करेगा। वैद्युत बल की दिशा आप देख रहे हैं अनंत की ओर होगी, अर्थात B से बाहर की ओर होगी। ठीक है, ये बल हमें जरूरी था यहाँ पे जानना। क्यों? क्योंकि हम अभी कार्य निकालना चाहते हैं। कार्य निकालने के लिए हमें बल और विस्थापन दो चीजें पता होना चाहिए। चलिए B से A, ये हमने एक बहुत छोटी दूरी ले लिया, B से A, इस दूरी को हमने dx मान लिया। ये दूरी इतनी पास है, इसको हम लोग इनफाइनेटिसिमल स्मॉल कहते हैं, अनंत सूक्ष्म दूरी B से A। क्योंकि आप देख रहे हैं कि x बदलने पर f बदल रहा है, तो अगर आपने dx दूरी कम किया तो बल का मान बदल जाएगा, लेकिन dx बहुत कम है। बहुत कम का मतलब ये माना जाएगा कि बल नहीं बदल रहा है। dx इतना कम है कि x नहीं बदल रहा है, और x नहीं बदल रहा है तो बल नहीं बदल रहा है। तो आप ये कह सकते हैं बिंदु B और बिंदु A पर एक ही बल है। क्यों? क्योंकि dx बहुत सूक्ष्म है, वेरी स्मॉल है। तो अब आपको ये बताना है कि इस परीक्षण आवेश को B से A, जो कि बहुत छोटी दूरी है, B से A तक लाने में किया गया कृत कार्य, बहुत छोटी दूरी। यहां लिखेंगे परीक्षण आवेश को Q0 को B से A, अनंत सूक्ष्म दूरी, बहुत छोटी दूरी को अनंत सूक्ष्म दूरी लिखते हैं, अनंत सूक्ष्म दूरी dx विस्थापित करने में कृत कार्य। अभी कार्य क्या होगा? dw होगा बल गुणे विस्थापन। ठीक है, सूक्ष्म कार्य है क्योंकि बहुत छोटी दूरी है तो कार्य भी बहुत कम होगा, तो ये होगा बल गुणे, बल की दिशा में विस्थापन होता है। जबकि आप B से A आ रहे हैं तो B से A ये बल के अपोजिट है। B से A जो आप निकाल रहे हैं ये बल की विपरीत दिशा में, तो इसको हमने -dx कह दिया। तो ये जो dw आपने निकाला ये हो जाएगा -f/dx। ये सूक्ष्म कार्य आ गया। चाहे तो समीकरण 1 से आप मान रख दीजिए यहाँ f का, तो समीकरण 1 से रख दीजिए, तो ये जो सूक्ष्म कार्य आपको मिलेगा ये हो जाएगा -f की वैल्यू रख लेंगे 1/4πε0 Q0/x² और dx। ये आपका कार्य आ गया केवल B से A तक का। B से A तक परीक्षण आवेश को लाने में किया गया कार्य ये होगा। ठीक है, B से A तक परीक्षण आवेश को लाने में किया गया कार्य ये हो जाएगा। आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए अनंत से P तक। तो अनंत से P तक लाने में किया गया, अब कुल कार्य निकाल लेंगे। कुल कार्य के लिए आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, और आपको याद होगा परिवर्ती बल द्वारा किया गया कार्य, जब वेरिएबल फोर्स होता है
तो किए गए कार्य को निकालने के लिए हमें समाकलन करना पड़ता है, मतलब इंटीग्रेशन करना पड़ता है। तो वही इंटीग्रेशन आपको यहाँ पे करना रहेगा। तो यहां से लिख देंगे कि अनंत से बिंदु P तक लाने में किया गया कुल कार्य। अब आपको टोटल वर्क डन बताना है, ये बताना है इनफाइनाइट से P तक ये किया गया कार्य। तो ये क्या हो जाएगा, ये इंटीग्रेशन हो जाएगा, और ये जो dw आपने लिखा था इसी dw का आपने समाकलन कर दिया है। लिमिट क्या होगी वो थोड़ा देख लीजिए। अब अनंत से P तक, तो यहां से अनंत की जो दूरी है वो अनंत है, इनफाइनाइट की डिस्टेंस इनफाइनाइट है, तो इनफाइनाइट कर दिया। और बिंदु P की जो दूरी है, यहां से बिंदु P की दूरी वो स्मॉल r है। तो अगर अनंत से P तक आ रहे हैं तो जो लिमिट होगी वो इनफाइनाइट से r होगी। बिंदु तो इनफाइनाइट से P है, लेकिन दूरी इनफाइनाइट से r होगी, तो ये इनफाइनाइट से r कर देना है। बट dw की ये वैल्यू उठा के इसमें रख दीजिए, रख देते हैं। तो इसमें देखिए सब कुछ QQ नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इतना बाहर कर सकते हो आप, कांस्टेंट है। और ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन, लिमिट हो जाएगी इनफाइनाइट से r, और ये है आपका 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, QQ नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये कांस्टेंट है, इनको हमने बाहर निकाल लिया है dw की वैल्यूज में, इंटीग्रेशन के बाहर कर लिया है। केवल x वेरिएबल है क्योंकि दूरी बदल रही है, तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx ये आपको इंटीग्रेशन के अंदर रखना है। बस इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए। इंटीग्रेशन भी बहुत इजी है। अब ये रफ कर दे रहे हैं, इसको मिटा दे रहे हैं फिगर को। ये फिगर शुरू से हम इसका उपयोग कर रहे थे, इसी के आधार पे हमने कार्य निकाला है। बल पहले बताया चित्र के हिसाब से ही, फिर विस्थापन dx के लिए कार्य निकाला, और अब कुल कार्य निकाल रहे हैं। आइए इसको सॉल्व कर लिया जाए। तो हो जाएगा माइनस QQ नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इंटीग्रेशन करना है आपको, इसको आप इनफाइनाइट से r x की पावर माइनस 2 dx लिख सकते हैं। अब ये हमने इंटीग्रेशन का फॉर्मूला पढ़ा है कि x की पावर n dx जो होता है ये x की पावर n प्लस 1 होता है अपॉन n प्लस 1। ये फॉर्मूला n के किसी भी वैल्यूज के लिए एप्लीकेबल है एक्सेप्ट n इज इक्वल टू माइनस 1। n की वैल्यू जब माइनस 1 होगी तो उसके लिए फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं है। तो बस आपको यही फॉर्मूला इसमें लगा देना है, लगा दीजिए तो हो जाएगा माइनस QQ नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x की पावर माइनस 2, ये हो जाएगा x की पावर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन हो जाएगा माइनस 2 प्लस 1। लिमिट लगा देंगे इनफाइनाइट से r, थोड़ा सॉल्व करिए, नीचे माइनस 1 हो गया, ऊपर x की पावर माइनस 1 हो गया, तो ये हो जाएगा QQ नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ जो माइनस 1 है उसको हमने बाहर निकाल लिया, प्लस 1 हो गया, और x की पावर माइनस 1 को 1 अपॉन एक्स लिख दिया। इनफाइनाइट से r लिमिट रख दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका QQ नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। पहले आप अपर लिमिट रखेंगे 1 अपॉन r, और फिर माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी। 1 अपॉन इन्फिनिटी आपको पता है 0 होता है। तो ये अनंत से P तक किसी परीक्षण आवेश को लाने में किया गया कार्य है। क्या आ गया फॉर्मूला, W इनफाइनाइट P 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट QQ नॉट अपॉन r। ये हमने इक्वेशन नंबर 3 कह दिया। यही कार्य हमें निकालना था, यही हमारा उद्देश्य था कि हम किसी परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर बिंदु P तक लाने में किया गया कुल कार्य निकाल लें। अब आप बिंदु P पर वैद्युत विभव बता देंगे। ठीक है, इसको मिटा दें, रफ कर दें। तो इसलिए अब आप बिंदु P पर वैद्युत विभव बता देंगे। इसलिए बिंदु P पर वैद्युत विभव, ऐसा ही डेरिवेशन कक्षा 11 में भी गुरुत्वीय विभव का दिया था, हूबहू ऐसा ही डेरिवेशन था। अभी बताते हैं कि क्या उसमें, इसमें और उसमें क्या चीजों को बदलना होगा, बस बाकी सेम डेरिवेशन था। देखिए VP, बिंदु P पर वैद्युत विभव बताना है, तो इसका फॉर्मूला हमने ये पढ़ा है W इनफाइनाइट P अपॉन Q नॉट। ये हमने कार्य निकाल लिया अनंत से P तक का समीकरण 3 में।
तो बस उसी में क्यू नॉट से भाग दे दीजिए। समीकरण 3 में क्यू नॉट से भाग दे दीजिए। तो जब भाग देंगे तो ये क्यू नॉट कट जाएगा, ये फॉर्मूला आ जाएगा 1/4πε0 क्यू अपॉन आर। तो विभव का किसी बिंदु आवेश के कारण जो विभव का फॉर्मूला आ गया वो आ गया 1/4πε0 क्यू अपॉन आर। जूल प्रति कूलाम आप कह सकते हो या इसी को वोल्ट कह सकते हो। चाहे आप इसे जूल प्रति कूलाम कहिए विभव का मात्रक, या आप इसी को वोल्ट कह सकते हो, वोल्ट। ठीक है, तो ये इक्वेशन नंबर 4 जो है ये किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव है। किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव है, वोल्ट में कर दिया। चित्र याद होगा आपको, चित्र ये हमने बनाया था, ये O पर प्लस क्यू आवेश रखा था और यहां से R दूरी पर एक बिंदु लिया था, यहां पर P। इस बिंदु पर विभव का ये फॉर्मूला आ गया। अगर मान लिया ये वाला स्रोत आवेश प्लस क्यू ना हो करके माइनस क्यू हो जाए, ऐसे करके माइनस क्यू आवेश यहां ले लें स्रोत आवेश, ये बिंदु P पर ही आपको विभव बताना है। तो यदि स्रोत आवेश माइनस क्यू होगा तो वैद्युत विभव यहाँ पे क्यू जो है वो चिन्ह सहित रखा जाएगा। माइनस क्यू यहां रखेंगे तो वो माइनस बाहर आ जाएगा, अर्थात वैद्युत विभव ऋणात्मक हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे कि यदि स्रोत आवेश ऋणात्मक है, यदि स्रोत आवेश ऋणात्मक है, नेगेटिव अगर मान लेते हैं, अभी तो पॉजिटिव से हमने किया था, ऋणात्मक है, तो फिर विभव का ये फॉर्मूला हो जाएगा बिंदु P पर 1/4πε0, इसको आप लिखेंगे माइनस क्यू अपॉन आर। तो ध्यान ये रखना है आपको कि आवेश को हमेशा चिन्ह सहित रखना होता है। विभव के सूत्र में आवेश हमेशा चिन्ह सहित आएगा। ये माइनस आप पहले कर सकते हैं, तो ये -1/4πε0 क्यू अपॉन आर होगा। ठीक है, तो ये आपका विभव का ये भी सूत्र है। माइनस क्यू आवेश द्वारा जो आर दूरी पर विभव होगा वो ये होगा, और प्लस क्यू आवेश द्वारा विभव ये होगा। आपको याद होगा तीव्रता बस इसी के आसपास थी, थोड़ा सा फर्क था इस फॉर्मूले से। अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते इसी क्यू आवेश के कारण तो 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर था। तो तीव्रता में आर स्क्वायर था और विभव में आर है। तो विभव में आर जो है वो सिंगल पावर है, दूरी का यहाँ पर पावर 1 है। ध्यान रखिएगा, किसी बिंदु आवेश के कारण जो वैद्युत विभव का फॉर्मूला मिलेगा उसमें आर की पावर डिनोमिनेटर में 1 रहेगी, जबकि तीव्रता में आर स्क्वायर था डिनोमिनेटर में। ठीक है, तो ये स्रोत आवेश ऋणात्मक है तो विभव ये हो जाएगा, धनात्मक है तो ये हो जाएगा। डेरिवेशन समझ गए होंगे, डेरिवेशन में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ऐसा ही गुरुत्वीय विभव भी पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो गुरुत्वीय विभव भी ऐसा ही पढ़ा था। गुरुत्वीय विभव में क्या था कि यहाँ पे एक पिंड हमने द्रव्यमान का लिया था, कक्षा 11 याद करिए थोड़ा सा। ठीक है, याद दिला देता हूं आपको जल्दी से, गुरुत्वीय विभव भी देख लेते हैं एक बार। ग्रेविटेशन पोटेंशियल क्या था, आपने यहां भी बिंदु P पर गुरुत्वीय विभव बताया था। मान लिया ये O पर रखा है, यहां से इसकी दूरी R है। ठीक है, तो पहले हमने भी यहाँ पे भी एक बिंदु B लिया रहा होगा पहले, वहां पर एक स्मॉल m द्रव्यमान का पिंड रखा था x दूरी पर, ये x दूरी पर। इस पे लगने वाला गुरुत्वीय बल हमने निकाला था। गुरुत्वीय बल चूंकि हमेशा आकर्षण बल होता है, तो यहाँ पर इस दिशा में एक बल लग रहा है F। फिर क्या हुआ कि इस बल के कारण मान लिया कि B से A बहुत छोटी दूरी, एक बार फिर वही छोटी दूरी जैसे dx लिया है हमने, ये dx दूरी जो है, तो आपको पहले B पर बल निकालना था। जैसे यहाँ कूलाम के नियम से निकाले थे, वहां गुरुत्वाकर्षण नियम से बल निकलेगा। वो फॉर्मूला आएगा F बराबर G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन x स्क्वायर। बल आ गया, बल पता चल गया, तो B से A बहुत छोटी दूरी विस्थापित करने में किया गया कार्य निकाल लेंगे। वो कार्य था dw बराबर बल गुणे विस्थापन। इस बार आप देखिए बल और विस्थापन एक ही दिशा में है, तो इसलिए बल और विस्थापन एक ही दिशा में है, तो फॉर्मूला आपको F इंटू dx लिखना है। F की वैल्यू रख देंगे G mm अपॉन x स्क्वायर dx। तो ये कार्य हो गया B से A तक। फिर विभव की परिभाषा हमने पढ़ी थी कि किसी m द्रव्यमान के पिंड को अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र के भीतर लाना है। अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र के भीतर मान लिया बिंदु P तक लाते हैं, तो फिर उसी कार्य को हमने इंटीग्रेट कर दिया है। अनंत से P तक लाने में जब किया गया कार्य चाहिए तो आपको इंटीग्रेट कर देना था अनंत से P यानी इनफाइनाइट से R,
और डी डब्ल्यू की वैल्यू ये थी GMM/x²dx। बस ये सूक्ष्म कार्य था और बस इसी को इंटीग्रेट कर देना था। तो अगर इसको इंटीग्रेट किया था आपने तो याद होगा आपको GMM को हमने बाहर ले लिया था और ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन इनफाइनाइट से r 1/x² dx, x⁻²dx। अभी हमने x⁻²dx का इसी वीडियो लेक्चर में आपको बताया है इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा। तो इसका इंटीग्रेशन हमने ये निकाला था -1/x, फिर उसमें हमने लिमिट रखी थी, लिमिट रख दीजिए इनफाइनाइट से r, माइनस बाहर कर लीजिए तो ये हो जाएगा -GMM, ये लिमिट रखिए 1/r - 1/infinity, ये 1/infinity 0 हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला आ गया था -GMM/r। ये किया गया कार्य है अनंत से किसी m द्रव्यमान के पिंड को बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य था। ये कार्य पता चल गया, ये कार्य निकालना ही पड़ता है आपको, अनंत से बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य। बिंदु P जो है गुरुत्वीय क्षेत्र के भीतर था इस बार। ये कार्य निकाला, इसके बाद ये ऋणात्मक भी देख लीजिए, ये कार्य ऋणात्मक आ रहा है। ये कार्य ऋणात्मक इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो आकर्षण बल है, और अनंत से अगर बिंदु P तक किसी पिंड को आप लेकर के आ रहे हैं, अनंत से P तक अगर आप लेकर के आ रहे हैं तो आपको कार्य करना नहीं पड़ेगा, कार्य प्राप्त होगा। कार्य कैसे प्राप्त होगा? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल की दिशा में आप चले आ रहे हैं अनंत से, तो इसलिए जो है इनफाइनाइट से बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य ऋणात्मक होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, तो इसलिए जो है ये कार्य आपका ऋणात्मक है, ऋणात्मक होगा। इसके बाद फिर विभव निकाल लेंगे। V हमने W/m पढ़ा है, कार्य हम निकाल चुके हैं अनंत से P तक का, तो ये हो जाएगा -GMM/r, स्मॉल m से डिवाइड कर देंगे तो ये फॉर्मूला आ जाता है -GM/r। तो ये क्लास 11 का डेरिवेशन था, ये ऑलरेडी आपने 11th में पढ़ा हुआ था। V -GM/r, ठीक है। तो V -GM/r, ये जो है ये गुरुत्वीय विभव का डेरिवेशन है, ये 11th क्लास में पढ़ा था। यहाँ पे जो हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है -q आवेश के कारण अगर वैद्युत विभव आप देखें तो -1/4πε0 q/r। अगर इसको हम k लिख लें थोड़ी देर के लिए तो आप देखिए तो दोनों की बड़ी सिमिलरिटी है। वैद्युत विभव जब आप निकालते हैं तो ये हो जाएगा -kq/r। ये वैद्युत विभव जो है k की वैल्यू 1/4πε0 है और गुरुत्वीय विभव का ये फॉर्मूला है -GM/r। तो देखिए बिल्कुल एकदम सिमिलरिटी है, एकदम समानता है। तो लास्ट में आप इसको जरूर कंपेयर करके देख लें। ये क्लास 11 में पढ़ा था और ये अभी लोग 12th में पढ़ते हैं। ये आपका कहलाता है गुरुत्वीय विभव, ये कहलाता है वैद्युत विभव। तो जहां पर आपका कैपिटल G था, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक था, वहां पर अब आपको 1/4πε0 रखना है इलेक्ट्रिसिटी में। और जहां पे कैपिटल M था, कैपिटल M जो है वो गुरुत्वीय क्षेत्र का स्रोत था। कैपिटल M द्रव्यमान का पिंड जो गुरुत्वीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, उसी तरह यहाँ पर Q आवेश जो है वो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो ये बिल्कुल आप देखें तो एकदम सिमिलरिटी है, लेकिन दोनों में एक असमानता भी है। वो ये है कि जो वैद्युत विभव होता है, वैद्युत विभव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वो ड्यू टू प्लस चार्ज एज वेल एज ड्यू टू माइनस चार्ज दोनों हो सकता है। तो इसीलिए वैद्युत विभव धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकता है, जबकि गुरुत्वीय विभव केवल और केवल ऋणात्मक होता है, केवल और केवल नेगेटिव होगा। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हमेशा नेगेटिव होगा, ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हमेशा नेगेटिव होगा। जबकि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो हम लोग यहाँ देख रहे हैं वो माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है। अभी आपको याद होगा हमने जब प्लस Q आवेश के कारण विभव निकाला था तो प्लस kq/r निकाला था, या 1/4πε0 q/r। तो बस आज का वीडियो लेक्चर हमें यही समाप्त करना चाहिए। अब आपको बस ये ध्यान रखना है कि इस टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़िए, इस पे आधारित कुछ न्यूमेरिकल्स होंगे, उस न्यूमेरिकल्स की चर्चा हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में करेंगे। तो आप पढ़ाई बनाए रखिए। ओके, थैंक यू।